ठीक है, तो अब तुम्हारा जो चैप्टर है भाई ये लगभग समाप्ति की ओर है, और आज की जो आर्टिकल होगी वो आज इस चैप्टर की लास्ट आर्टिकल होगी, ठीक है ना। तो और जो लास्ट आर्टिकल है वो है भाई समांतर अनुनादी परिपथ। समांतर अनुनादी परिपथ, और इसको इंग्लिश में बोलते हैं पैरेलल रेजोनेंट सर्किट। देखो, इससे पहले मैंने आपको लास्ट टाइम पे अगर आपको याद होगा तो श्रेणी अनुनादी परिपथ बताया था ना। और श्रेणी अनुनादी परिपथ में क्या हुआ था, श्रेणी अनुनादी परिपथ में आपको वोल्टेज प्रवर्धन मिला था, यानी कि किसी सर्किट के किसी भाग में जो वोल्टेज का मान है वो अप्लाइड वोल्टेज से काफी अधिक हम प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। अब जो ये समांतर अनुनादी परिपथ है भाई, देखना ध्यान रखना, ये दोनों में से एक श्रेणी या समांतर में से एक एग्जाम में पूछा जाता है बहुत बार, तो इम्पोर्टेंट भी है और साथ में इंटरेस्टिंग भी है, इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, ठीक है ना। अब होता क्या है कि श्रेणी अनुनादी परिपथ क्या होता है, जैसे हमने जो समांतर अनुनादी परिपथ था, श्रेणी अनुनादी परिपथ था जो, उसमें हमने एल और सी को श्रेणी क्रम में जोड़ा था, किसके साथ, प्रतिरोध आर के साथ, एल सी आर परिपथ बनाया था, याद है। तो जो श्रेणी के बाद जो समांतर आता है उसमें क्या होता है, एल और सी जो परिपथ होंगे वो समांतर क्रम में होंगे, ठीक है। तो होता क्या है, समांतर अनुनादी परिपथ में एक ऐसा, मैं पहले आपको फिगर बना देता हूँ, एक ऐसा परिपथ होता है, ये तो इस पे अप्लाइड वोल्टेज है V इक्वल टू V0 साइन ओमेगा टी, और यहाँ एक कुंडली और इसके साथ एक प्रतिरोध, और यहाँ भी, यहाँ एक संधारित्र और इसके साथ एक प्रतिरोध, ऐसे जुड़े श्रेणी के समांतर क्रम में जुड़े, ठीक है। और फिर वापस इन दोनों को हम यहाँ जोड़ देते हैं, तो ये क्या है आपका समांतर अनुनादी परिपथ है भाई। ध्यान दो, प्रेरकत्व और प्रतिरोध, ये कुंडली और ये प्रेरक, ये संधारित्र और ये प्रतिरोध, और ध्यान देने वाली बात है कि दोनों आर आपस में समान होने चाहिए। यहाँ से सपोज के लिए आई एम्पियर की धारा आ रही है, मुख्य धारा, इसको क्या बोलते हैं, मेन करंट या मुख्य धारा। यहाँ पे ये दो भागों में बट रही है, सपोज के लिए यहाँ जो धारा जा रही है, पहले ये I1 जा रही है, और इसमें जो धारा जा रही है वो जा रही है कितनी, I2। वापस यहाँ पर अगर स्टैंडर्ड है और इनमें कोई धारा क्षय नहीं है, तो ये वापस I1 प्लस I2 बराबर फिर से यहाँ मिलकर क्या बन जाएगी, I बन जाएगी, ठीक है ना। अब होता क्या है, आपको थोड़ा से दो तीन चीजें नोट करनी है कि समांतर अनुनादी परिपथ, समांतर अनुनादी परिपथ में क्या होता है। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि समांतर अनुनादी परिपथ में नंबर फर्स्ट एल तथा सी समांतर क्रम में जुड़े होते हैं प्रतिरोध के साथ, प्रतिरोध आर के साथ समांतर क्रम में, इसमें भी प्रतिरोध होगा और इसमें भी प्रतिरोध होगा। दूसरी जो चीज आपको याद रखनी है समांतर की, प्रेरण प्रतिघात और धारित्रीय प्रतिघात आपस में बराबर होंगे, एक्सएल बराबर एक्ससी, यानी आपको लिखना है कि एक्सएल क्या है, प्रेरण प्रतिघात, बराबर एक्ससी क्या है, धारित्रीय, ये आपस में बराबर होते हैं, एक्सएल और एक्ससी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, ध्यान रहे, ठीक है ना। और तीसरी चीज जो आपको याद रखनी है, जो मुख्य धारा है वो अप्लाइड वोल्टेज के, मुख्य धारा नंबर तीसरी चीज, मुख्य धारा आई, मुख्य धारा इस समय क्या है, वो इस अप्लाइड वोल्टेज के, यानी प्रयुक्त वोल्टेज के साथ समान कला में हो गया है। ये तीन चीज इसकी
विशेषताएं भी समझ सकते हो आप। और ये होता क्या है, इसी से आपको ये चीज समझना है। अगर आपको बोला जाए कि समांतर अनुनादी परिपथ क्या है, आप ऐसा कहेंगे एक ऐसा परिपथ जिसमें कि एक प्रेरकत्व और एक संधारित्र या एक धारिता श्रेणी क्रम में समांतर क्रम में जुड़ी होती है प्रतिरोध R की सहायता से। दोनों भुजाओं में या दोनों शाखाओं में जो R का मान है वो समान होता है। दूसरी चीज, एक्सेल और इन दोनों का जो धारितीय प्रतिघात और प्रेरण प्रतिघात है वो आपस में क्या होगा, बराबर होगा। और तीसरी चीज और सबसे मुख्य चीज, मुख्य धारा I जो है वोल्टेज के साथ समान कला में होगी। ठीक है ना। और इसका उपयोग कहाँ पे होगा, ये बाद में हम डिस्कस करेंगे। अब होता क्या है कि मुख्य धारा और इन दो धाराओं के बीच हमें संबंध निकालना है भाई, सबसे पहली बात। और इनके बीच संबंध हम कैसे निकालेंगे, मान लेते हैं चित्र में देखो है, चित्रानुसार इन दोनों को हम ब्रांचेज बोल देंगे। सर्किट की क्या है, ब्रांचेज बोल देंगे। तो L तथा C शाखाओं में या ब्रांचों में, शाखाएं मतलब भुजाएं, इसको हम ब्रांचेस लिख देते हैं। धाराएं क्रमशः I1 तथा I2 है भाई। इस वाली में धारा जारी I1, इस वाली में धारा जारी कितनी, I2। अब थोड़ा ध्यान से देखो तो प्रेरण वाली शाखा में, L शाखा में, इसको हम या इसको शाखा 1 भी बोल सकते हैं, शाखा 2 भी बोल सकते हैं, या ब्रांच 1 ब्रांच 2 भी बोल सकते हैं, जो आपकी इच्छा है वो लिख लो थ्योरी में। ठीक है। तो जो ये पहली जिसमें I1 धारा जारी है तो LR शाखा में, इसको LR शाखा बोलो। ठीक है। LR शाखा का प्रेरण प्रतिघात तो या LR शाखा की प्रतिबाधा, धारा का मान तभी निकलेगा, ध्यान रहे, धारा बराबर क्या होता है, वोल्टेज बटे प्रतिरोध होता है ना, भी ओम का नियम है साधारण, V इक्वल टू आई आर, आई इक्वल टू V अपॉन आर। अब R का मान निकालना है। सबसे पहले इसमें प्रतिरोध कितना है, तो चूंकि ये प्रतिरोध किसके कारण उत्पन्न हो रहा है, L के कारण भी उत्पन्न हो रहा है और R के कारण भी उत्पन्न हो रहा है, तो हम इसको सिंपल प्रतिरोध ना लिख के क्या लिखते हैं, प्रतिबाधा लिखते हैं। तो इस LR शाखा की जो प्रतिबाधा है वो हो जाएगी, इसको हम Z1 मान लें तुम्हारी सुविधा के लिए। Z बराबर होता है अंडर रूट R स्क्वायर प्लस XL का स्क्वायर। और जो CR शाखा है भाई, CR शाखा की प्रतिबाधा ये कितनी हो जाएगी, इसको हम लिख देते हैं Z2 बराबर अंडर रूट R स्क्वायर, क्योंकि ये प्रतिबाधा C के कारण है तो प्लस XC का स्क्वायर। अब इसलिए शाखाओं में धाराएं, शाखाओं में धाराएं कितनी कितनी हैं, I1 I2 है, तो I बराबर होता है अप्लाइड वोल्टेज, I1 बराबर हो जाएगा अप्लाइड वोल्टेज बटे इसका कुल प्रतिरोध या प्रतिबाधा। तो I बराबर अप्लाइड वोल्टेज है V बटे अंडर रूट R का स्क्वायर प्लस XL का स्क्वायर। और I2 का मान बोलो, I2 का मान हो जाएगा V बटे अंडर रूट R का स्क्वायर प्लस XL की जगह पे क्या आ जाएगा, XC का स्क्वायर। समीकरण नंबर, चाहे इसको फर्स्ट बना दो, इसको समीकरण नंबर क्या बना दो, सेकंड बना दो। तो दोनों शाखाओं में इतनी धाराएं बहेंगी। डिपेंड करता है अगर XL और XC का मान, देखो अगर R का मान नगण्य हो, R का मान क्या हो, नगण्य हो, तो ये सीधे सीधे XL आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा, XC आ जाएगा। R का स्क्वायर प्लस XC का भी स्क्वायर ऊपर लिखो। ठीक है। अब इन शाखाओं में धारा और वोल्टेज के बीच कलांतर कितना है, यदि अब कल LR तथा LC शाखाओं में धारा तथा वोल्टेज के बीच, धारा तथा वोल्टेज तो वही है V जो अप्लाइड वोल्टेज है, के बीच कलांतर क्रमशः हम मान लेते हैं भाई phi1 तथा phi2।
tan phi बराबर क्या होता है, तो tan phi 1 बराबर, tan phi बराबर क्या होता है, एक्स, अगर एक्सएल बटे आर, tan phi 1 बराबर एक्सएल बटे आर हो जाएगा, और tan phi 2 बराबर कितना हो जाएगा, एक्स सी बटे आर। ये इसमें ये इसमें क्या हो जाएगा, इसको चाहो समीकरण थर्ड, इसको बना दो समीकरण नंबर 4। तो जो धाराएं हैं भाई, इस शाखा में जो धारा है और इस शाखा में जो धारा है, उसका जो वोल्टेज V के साथ जो कलांतर होगा क्रमशः tan phi 1 यानी phi 1 और phi 2 होगा, tan phi 1 बराबर एक्सएल बटे आर, tan phi 2 बराबर एक्स सी बटे आर होगा। अब हम एक फिगर बनाते हैं और परिणामी धारा और जो ये बाकी धारा है इनके बीच का कलांतर उस फिगर में हम दिखाएंगे। देखो कैसे, सपोज के लिए ध्यान से देखो, अगर हम इधर वोल्टेज V ले लें, इधर क्या ले लें, तो जो मुख्य धारा है, ध्यान से देखो, जो धारा I1 है भाई, ये धारा I1 है, ये धारा क्या है, I2। इसमें भी वोल्टेज दोनों का, चूंकि दोनों समान बिंदुओं के बीच जुड़े हैं तो वोल्टेज बराबर होगा। तो अब आपको ये देखना है कि जो I1 है वो V से अग्रगामी होगी या पश्चिमगामी होगी, I2 जो है वो V से अग्रगामी होगी या पश्चिमगामी होगी। अब बताओ, अगर आप ये भूल जाओ, इसमें ये वाला हिस्सा जुड़ा हुआ है, ठीक है ना, अगर इसमें केवल प्रेरकत्व होता, ध्यान से सुनो, अगर प्रेरकत्व होता केवल, तो ये 90 डिग्री क्या होती, वोल्टेज धारा से 90 डिग्री क्या होता, अग्रगामी होता है। एल परिपथ याद करो, पीछे पढ़ाया हुआ है। और सी परिपथ में क्या होता है, वोल्टेज 90 डिग्री क्या होता है, पश्चिमगामी होता है। तो यहाँ पे एल आर परिपथ में वोल्टेज जो है कितना, phi 1 अग्रगामी होगा, वोल्टेज अग्रगामी होगा, इसका मतलब धारा क्या होगी, पश्चिमगामी होगी। तो धारा जो है, जो धारा I1 है, ये धारा I1 वोल्टेज से कितना, phi 1 कला में phi 1 क्या होगी, पश्चिमगामी होगी। और जो धारा I2 है भाई, ये धारा I2 C के कारण अग्रगामी होगी। तो धारा I2 जो है वो वोल्टेज से कितना डिग्री, phi 2 डिग्री क्या होगी, अग्रगामी होगी। धारा इस वाले में धारा पश्चिमगामी होगी, इस वाले में धारा क्या होगी, अग्रगामी होगी। इन दोनों का परिणामी, अगर हम इसको एक समांतर चतुर्भुज बनाएं, तो इन दोनों का जो परिणामी है भाई, इसको मैं इससे दिखा दूं, ये इस कलर से, ये मुख्य धारा I होगी। ये क्या है, अब आपको एक इंटरेस्टिंग चीज इसमें यहाँ पे दिखेगी कि जो धारा I है, मुख्य धारा I है, जो ब्रांचेज में धारा I1 और I2 है, उसका मान मुख्य धारा से कहीं अधिक है। मुख्य धारा इतनी है, ब्रांचेज में धारा इतनी। तो जो जो अनुनादी परिपथ है हमारे पास, समांतर अनुनादी परिपथ, उसका एकमात्र जो फायदा है वो यही है कि जो ब्रांचेज में जो धारा होगी वो जो है मुख्य धारा से कई ज्यादा प्राप्त होती है, और इसीलिए इसको धारा अनुनादी परिपथ बोलते हैं। इसमें धारा प्रवर्धन प्राप्त होता है, ठीक है। तो इसलिए इसको धारा अनुनादी परिपथ बोला जाता है। इसको क्या बोलते हैं, धारा अनुनादी परिपथ। क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो ब्रांचेज में धारा है, शाखाओं में जो धारा होगी, शाखाओं में धाराएं मुख्य धारा से कई अधिक होती है, मुख्य धारा से अधिक प्राप्त होती है। ये नोट करने वाली चीज है। इसको धारा अनुनादी परिपथ क्यों बोलते हैं, करंट रेजोनेंट सर्किट क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें जो ब्रांचेज में धारा होगी वो मुख्य धारा से क्या होगी, काफी अधिक होगी, ठीक है। और जैसे जैसे आर का मान कम होता जाएगा, जैसे जैसे आर का मान घटता जाएगा, वैसे वैसे जो मुख्य धारा है उसका मान भी क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। और मुख्य धारा का मान, एक स्थिति ऐसी आएगी कि जब एक्सएल और एक्ससी आपस में बराबर हो, आर का मान नगण्य हो, तो उस स्थिति में क्या होगा, उस स्थिति में ये धारा इधर को, ये धारा इधर को, और मुख्य धारा हो जाएगी शून्य। मुख्य धारा क्या हो जाएगी, शून्य हो जाएगी। अब चूंकि एक्सएल किसके बराबर है, क्योंकि
एक्सएल किसके बराबर है भाई, एक्ससी के बराबर है। और यदि आर का मान न्यूनतम हो, यदि आर का मान कम हो या न्यूनतम हो तो φ1 बराबर φ2 बराबर लगभग कितनी होगी, 90 डिग्री होगी। अब कहने का मतलब है कि आर का मान जितना कम होगा φ1 और φ2 90 डिग्री के उतने ही ज्यादा क्या होंगे, करीब होंगे। ठीक है, और ये एक दूसरे के लंबवत हो जाएंगे भाई। और जब ठीक बराबर होंगे, जब φ1 बराबर φ2 बराबर 90 डिग्री हो जाए तो आई का मान कितना हो जाएगा, आई बराबर हो जाएगा 0। φ1 बराबर φ2, ये I1 इधर को आ जाएगा, ये I2 इधर को चला जाएगा, ये हो जाएगा एग्जैक्ट 90 डिग्री। ठीक है ना। तो आर का मान जैसे जैसे कम होगा φ1 और φ2 90 डिग्री की ओर अग्रसर होंगे। और अगर आर का मान नगण्य है, 0 है, जो कि होना लगभग असंभव है, हो सकता है 89 डिग्री तक पहुंच जाए लेकिन 90 पहुंचना बहुत ही मुश्किल है। तो उस स्थिति में हम एक स्टैंडर्ड स्थिति, मानक स्थिति मान रहे हैं, और उस स्थिति में φ1 का मान φ2 के बराबर या 90 डिग्री हो जाएगा और आई का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इस स्थिति को अनुनादी स्थिति कहते हैं। ये है आपकी अनुनादी स्थिति। और इस स्थिति में एक्सएल किसके बराबर है, एक्ससी के बराबर, तो ओमेगा एल हो जाएगा 1/ओमेगा-c के बराबर, यानी कि ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा 1/LC के बराबर। इसे पहले ही बताया था, ओमेगा बराबर 2πf होता है, तो ओमेगा बराबर हो जाएगा √1/LC। और यहाँ से चूंकि ओमेगा बराबर 2πf, तो f बराबर हो जाएगा ओमेगा बटे 2π, यानी कि f इक्वल टू 1/2π। फिर से वही फॉर्मूला √1/LC। इसको f या इसी को f0 लिख देते हैं, इसको f लिख देते हैं या क्या लिख देते हैं, f0। और ये अनुनादी आवृत्ति है भाई। इस आवृत्ति को क्या बोलते हैं, f0। ये अनुनादी आवृत्ति है। आपको ये चीज नोट करनी कि अनुनादी आवृत्ति जब होगी तो मुख्य धारा का मान 0 हो जाएगा। अनुनादी आवृत्ति पर मुख्य धारा का मान क्या हो गया, 0 हो गया। तो अब यही इसकी विशेषता भी है और यही इसकी उपयोगिता भी है। और विशेषता और उपयोगिता कैसे है ये मैं आपको बताता हूँ। यहाँ तक बात समझ में आ गई, ठीक है ना। इसको मैं मिटा रहा हूँ यहाँ। अब क्या होगा कि अगर हम धारा, और अभी आपने कहा, नहीं मिटाता, अब थोड़ा ध्यान से देखो। अनुनादी आवृत्ति f0 पर, f0 बराबर बताया आपने 1/2π √1/LC। और जब f बराबर f0 तो i बराबर हो जाएगा 1 तो 0। क्यों i बराबर 0, क्योंकि उस स्थिति में φ1 बराबर φ2 बराबर कितना आ रहा है, 90 डिग्री। अब ध्यान से देखोगे कि ये है ना, ये था ग्राफ ऐसे था, ये I1 था, ये I2 था। तो अब I1 हो जाएगा इधर को और I2 हो जाएगा इधर को। ठीक, इन दोनों का परिणाम एक दूसरे के विपरीत है और एक दूसरे के बराबर भी है, तो इन दोनों का परिणाम हो जाएगा 0 हो जाएगा ना। तो अब जो हमें I धारा मिल रही थी वो मिलेगी 0। ये वोल्टेज, इस स्थिति में ऐसा ग्राफ बनेगा, ठीक है ना। और उसके लिए अगर हम I और F के बीच ग्राफ खींचे, अगर हम एक ग्राफ लें, ध्यान से देखो, इधर को हम फ्रीक्वेंसी F ले लें और इधर को हम धारा I ले लें, तो हमें एक ग्राफ प्राप्त होता है। वो ग्राफ, ध्यान रहे, ये टच करता है भाई, इसको ऐसा ग्राफ मिलता है। और जहां पे टच करता है, यहाँ पे I बराबर 0 है, तो F0 पे ये टच करता है। इसको F0 पर, जब F बराबर F0 तो I बराबर क्या होगा, यहाँ पे धारा का मान कितना हो गया, I बराबर यहाँ पे हो गया 0। अब यही इस सर्किट की विशेषता है
और यही इस सर्किट की उपयोगिता है। अब विशेषता कैसे है? विशेषता ऐसे है, मुख्य धारा आ रही है, यहाँ I1 धारा गई, यहाँ I2 धारा गई, ठीक है ना। लेकिन इसके बाद जो धारा प्राप्त हुई भाई यहाँ पे, ये एक पर्टिकुलर आवृत्ति के लिए यहाँ पे कोई धारा प्राप्त नहीं होती। ध्यान, जबकि धारा जा रही है ना, यहाँ से I1 धारा जा रही है, यहाँ से I2 धारा जा रही है, लेकिन यहाँ पे कोई धारा प्राप्त नहीं हो रही। लेकिन ऐसा हर स्थिति में नहीं है ना, ऐसा सिर्फ कब है, जबकि जो अप्लाइड वोल्टेज है उसकी जो आवृत्ति है वो ठीक F0 के बराबर है, ठीक है ना। और इसका मतलब ये है कि ये एक विशिष्ट आवृत्ति की धारा को रोक सकता है। ये एक विशिष्ट आवृत्ति की धारा को रोक सकता है। अब तो इसमें और श्रेणी में यही अंतर है कि, और वो विशिष्ट आवृत्ति है, वो जो विशिष्ट आवृत्ति की धारा जिसको हम रोक रहे हैं वो विशिष्ट आवृत्ति है अनुनादी आवृत्ति। और जो अनुनादी आवृत्ति है वो परिपथ की स्वाभाविक आवृत्ति के बराबर होगी। और ये किस धारा, किस आवृत्ति को रोकेगा? ये रोकेगा अनुनादी आवृत्ति, या और ये किसके बराबर होती है? परिपथ की स्वाभाविक आवृत्ति के बराबर, स्वाभाविक आवृत्ति। और जो परिपथ की स्वाभाविक आवृत्ति है उसको ये रोक देगा। और इस वाले केस, पिछले वाले केस में फ्लैक्स बैक में जाओ तो जो समान श्रेणी अनुनादी परिपथ था, वो जब परिपथ की जो आवृत्ति होती है, अनुनादी आवृत्ति परिपथ की स्वाभाविक आवृत्ति के जब बराबर होती थी तो वहां पे धारा अचानक से बढ़ जाती है, यहाँ पे धारा शून्य हो जा रही है। यही दोनों में फर्क है। आई बात समझ में? और अब इसका उपयोग क्या हुआ? विशेषता जो है उसकी ये है कि F0 पर धारा का मान शून्य हो गया, मुख्य धारा। यानी आपने यहाँ से धारा तो भेजी लेकिन यहाँ पे धारा कुछ प्राप्त नहीं हुई, ठीक है ना। तो इसका उपयोग कहाँ हुआ? इसका उपयोग भी यही, इसका उपयोग भी है। और उपयोग ये है कि ये परिपथ में किसी विशिष्ट आवृत्ति की प्रत्यावर्ती धारा को रोकने में काम आता है। श्रेणी समांतर अनुनादी परिपथ जो है, परिपथ में विशिष्ट आवृत्ति की धारा को, विशिष्ट, यही इसका उपयोग है भाई, आवृत्ति की धारा को रोकने में काम आता है। विशिष्ट आवृत्ति की धारा को रोकने में काम आता है। और इसीलिए इस जो परिपथ बनता है उसको बोलते हैं फिल्टर सर्किट, इसको फिल्टर परिपथ बोलते हैं। इसलिए इसको फिल्टर का मतलब क्या होता है? साधारण शब्दों में फिल्टर का मतलब होता है छानना, ठीक है ना। तो वो ये धाराओं की आवृत्तियों के हिसाब से उसको छान के अलग कर देता है कि आप यहां से आगे नहीं जा सकते, ठीक है ना। तो किसी विशिष्ट आवृत्ति की धारा को अगर आपको किसी परिपथ में जाने से रोकना है तो उस परिपथ में फिल्टर परिपथ लगाया जाता है। और जो फिल्टर परिपथ होगा वो क्या होगा? ये होगा भाई समांतर अनुनादी परिपथ। और जो इसका उपयोग होगा ये जो है रेडियो ट्रांसमीटर में, रेडियो या रेडियो प्लेसी बोलते हैं, हिंदी में बोलेंगे रेडियो, एक पर्टिकुलर आवृत्ति की धाराओं को ये रोक देता है। जिस आवृत्ति की धारा को इसको आगे भेजना है उसी, केवल उसी को भेजता है। इसलिए जो रेडियो स्टेशन से, जो ट्रांसमीटर का मतलब है जो रेडियो स्टेशन जहाँ से तरंगें आ रही हैं, और आपके पास जो रेडियो होता है वो रिसीवर होता है, ठीक है। ट्रांसमीटर का मतलब टावर से धाराएं जो तरंगें आ रही है उसको ट्रांसमीटर बोलेंगे, ठीक है। तो इसीलिए आपने, इससे पहले मैंने बोल रहा था कि रेडियो जो है विशिष्ट आवृत्ति के वोल्टेज या धारा को क्या करता है? कैच करता है। वो जो उसके घुंडी लगी होती है उस पर उसको घुमाते हैं, ठीक है। उसको घुमाने से संधारित्र की धारिता जो है परिवर्तन होती है। अनुनादी वोल्टेज जैसे मिलता है वैसे रेडियो उसको सिग्नल को ग्रहण कर लेता है। लेकिन जो रेडियो स्टेशन भेज रहा है वो वहां से किस आवृत्ति को, वोल्टेज को, या किस आवृत्ति की धारा को, किस आवृत्ति की तरंग को मॉड्यूलेट करके आगे भेजना है, वो उसको फिल्टर कैसे करेगा? वो फिल्टर करेगा इस सर्किट से, ठीक है ना।
तो श्रेणी अनुनादी परिपथ का जो उपयोग हुआ था वो रेडियो रिसीवर में उपयोग हुआ था, और जो समांतर अनुनादी परिपथ का उपयोग हुआ वो रेडियो के प्रेषी में, यानी कि जो ट्रांसमीटर है वहां उपयोग। क्लियर हुई? तो ये है भाई समांतर अनुनादी परिपथ। समांतर अनुनादी परिपथ क्या होता है, उसकी आवृत्ति क्या होती है, उसका उपयोग क्या होता है, और उसका सारी चीजें मैंने बता दी। ठीक है ना? तो यहाँ पे आज आपका चैप्टर भी समाप्त हो गया और ये लास्ट आर्टिकल भी समाप्त हो गया। मिटा दूं इसको। और इसमें छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स हैं, कुछ न्यूमेरिकल्स मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है ना? एक आध न्यूमेरिकल्स में चार, अब एक आध न्यूमेरिकल और बता दूं। देखो छोटे छोटे फॉर्मूले इसमें छोटे छोटे से हैं, तो इसमें इसके जो न्यूमेरिकल्स होंगे वो भी क्या होंगे, छोटे छोटे न्यूमेरिकल होंगे, ज़्यादा बड़े न्यूमेरिकल इसमें नहीं है। तो इसका जो एक न्यूमेरिकल जो मेरे को दिख रहा है, ये कह रहा है क्वेश्चन नंबर, कुछ भी रख दो, सवाल नोट करो आप लोग। किसी परिपथ में प्रत्यावर्ती धारा वोल्टेज V का समीकरण V इक्वल टू 4t साइन 100 पाई t है। प्रत्यावर्ती वोल्टेज का समीकरण, प्रत्यावर्ती वोल्टेज का समीकरण है V इक्वल टू 40 साइन 100 पाई t। इसके समीकरण नंबर हम क्या बना देते हैं, फर्स्ट बना देते हैं अपनी सुविधा के लिए। ठीक है ना? बोल्ट से प्रदर्शित है, समय बोल्टता ग्राफ उचित पैमाने पर वक्र बनाइए। समय बोल्टता ग्राफ का वक्र, समय बोल्टता ग्राफ वक्र बनाइए। समय और बोल्टता के बीच एक ग्राफ बनाना है, पैमाना हो अपने हिसाब से ले लेंगे, ये आपको बनाना है। हल में आप क्या करोगे, देखो आप जानते हैं कि किसी भी प्रत्यावर्ती वोल्टेज का समीकरण आप जानते हैं, क्योंकि प्रत्यावर्ती वोल्टेज का मानक समीकरण, प्रत्यावर्ती वोल्टेज का मानक समीकरण क्या बताया था आपको, V इक्वल टू V0 साइन ओमेगा t होता है। इसको समीकरण नंबर हम बना देते हैं, ठीक है, होता है। इसलिए समीकरण फर्स्ट व सेकंड की तुलना कर दो भाई, तुलना करेंगे तो V0 इक्वल टू आ गया 40 वोल्ट। V0 इक्वल टू कितना आ गया, 40 आ गया। और ओमेगा टी इक्वल टू आ गया भाई, ओमेगा टी इक्वल टू 100 पाई टी, ये है। अब आप जानते हैं चूंकि ओमेगा बराबर होता है 2 पाई एफ, जहां एफ क्या है, प्रत्यावर्ती वोल्टेज की फ्रीक्वेंसी, तो टी से टी कट गया, ओमेगा बराबर हो गया 100 पाई, और ओमेगा की जगह रखो 2 पाई एफ, तो 2 पाई एफ बराबर हो गया 100 पाई से पाई कट गया, एफ बराबर हो गया 100 बाई 2 यानी कि 50 हर्ट्ज। अब हमने इसकी फ्रीक्वेंसी निकाल दी, क्या निकाल दी, अब हमें फ्रीक्वेंसी नहीं निकालनी, हमें निकालना है समय बोल्टता ग्राफ। अब समय निकालना पड़ेगा यानी कि आवर्तकाल निकालना पड़ेगा, तो इसलिए आवर्तकाल, अप्लाइड वोल्टेज का जो आवर्तकाल, किसका आवर्तकाल, वोल्टेज का है, टी बराबर होता है भाई 1/f। फ्रीक्वेंसी के व्युत्क्रम को क्या बोलते हैं, रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी इज नोन एज टाइम पीरियड या पीरियोडिक टाइम। तो t इक्वल टू 1/f, तो f निकाल दो, यहाँ से t निकाल लो, t बराबर हो गया 1/f का मान है 50 हर्ट्ज, तो t बराबर कितना है भाई 0.02, 0.02 सेकेंड ही तो आएगा, ये आएगा ना। अब हमें इसके लिए ग्राफ बनाना है। अब
समय बोल्ट का ग्राफ वी टी। अब वी टी ग्राफ कैसे बनाएंगे, देखो एक पे वी ले लो और इस पे टी ले लो, इस पे समय ले लो या इस पे समय ले लो, ये ज़्यादा आसान होगा। इस पे समय ले लो, इस पे वोल्टेज वी ले लो, ठीक है। अब हमें अधिकतम वोल्टेज कितना है भाई, वी जीरो कितना है 40 वोल्ट, तो हमें +40 से, और ये +40 हो गया, ये -40 हो गया, ये 40 और ये भी नीचे की ओर भी, ऊपर की ओर भी माइनस, ये +40 और ये माइनस। अब जो वोल्टेज शुरू होगा जब t बराबर 0, तो v बराबर भी क्या होगा 0 होगा, क्योंकि साइन, यहाँ साइन 0 का 0 हो जाएगा, v बराबर भी 0 हो जाएगा। तो जब यहाँ पे v बराबर 0 है तो यहाँ पे t बराबर भी 0 होगा और वोल्टेज ऐसे जाएगा भाई, देखो ये वक्र बन गया, बन गया। यहाँ पे ये v इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे v0 यानी कि 40 वोल्ट, और यहाँ पे t, यहाँ से यहाँ तक देखो, यहाँ से और यहाँ तक ये पूरा समय लगेगा कितना, कैपिटल t यानी कि 0.02 सेकेंड। यहाँ पे आएगा 0.02 सेकेंड, और यहाँ पे उसका आधा हो जाएगा 0.01 सेकेंड, ठीक है ना। यहाँ पे इसका भी आधा हो जाएगा। तो सिर्फ हमें आवर्तकाल दिखाना है, और ये यहाँ पे कितना होगा, v बराबर v0 यानी कि 40 वोल्ट, एक बार ऊपरी दिशा में एक बार नीचे की ओर। तो आपने वी आई ग्राफ, अगर ऐसा सवाल आपके पास पूछा जाता है कि वी आई ग्राफ आप बनाओ, तो सबसे पहले आप क्या निकालोगे, एक तो वोल्टेज का शिखर मान, दूसरा आप क्या निकालोगे आवर्तकाल, और फिर आप दोनों के बीच एक ग्राफ खींचो, ठीक है। तो ऐसे छोटे छोटे न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं इस चैप्टर से। तो मेरे हिसाब से ये चैप्टर आज समाप्त है, ठीक है।